लीजिए साहब, लद्दाख से वापसी का वक्त आ पहुंचा। दरियाए सिंध के साथ साथ नशेब की तरफ उतरता मैं लेह श्रीनगर रोड के एक छोटे से शहर खलसी पहुंच गया हूं। यहाँ से जरा आगे सड़क दरिया को पार करके कारगिल की तरफ चली जाती है और खुद दरिया अपना रुख बदलकर बल्तिस्तान और स्कर्दू की जानिब रवाना हो जाता है। इसके साथ साथ एक सड़क जाती तो है, मगर गैर मुल्कियों को उधर जाने की इजाज़त नहीं। गोया दरियाए सिंध के किनारे लद्दाख में मेरा आखिरी पड़ाव ये खलसी है। यहाँ तक आ गया हूँ और अब लद्दाख से लौटने का वक्त करीब है तो रह रहकर वो दिन याद आते हैं जब मैं 5 रोज़ पहले श्रीनगर से लेह आया था। मेरा ख्याल था कि हवाई जहाज़ में बैठूंगा और बआसानी पहुँच जाऊंगा, मगर मेरा तजुर्बा है कि ऐसा मुश्किल सफ़र शायद ही कहीं का होता हो। मैं तो इत्मीनान के साथ लंदन से चला, दिल्ली पहुंचा, इंडियन एयरलाइंस के दफ्तर में गया और कहा कि ज़रा मुझे अगली सुबह की परवाज़ से लेह का टिकट दे दीजिए। वो बोले, आप अगले रोज़ की बात कर रहे हैं? यहाँ तो अगले महीने तक किसी जहाज़ पे कोई सीट खाली नहीं है। बगैर उड़े ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। उन्हें लाख समझाया कि गैर मुल्की सयाह हूँ, BBC का आदमी हूँ, रेडियो प्रोग्राम तरतीब देना है। किसी ने मेरी एक न सुनी। श्रीनगर में मेरे एक दोस्त ने टेलीफोन पर कुछ रोज़ पहले मुझसे कहा था कि अगर दिल्ली से लेह का टिकट ना मिले तो यहाँ श्रीनगर आ जाना, हम यहाँ से हवाई जहाज़ में तुम्हें चढ़वा देंगे। चुनाचे अब मैंने इंडियन एयरलाइंस वालों से कहा कि अच्छा, लेह का नहीं तो श्रीनगर का टिकट दे दीजिए। उन्होंने दोबारा बड़ा सा सर हिला दिया। श्रीनगर के भी सारे हवाई जहाज़ भरे हुए हैं। उन्होंने कहा, मैंने मान लिया। फिर अचानक ख्याल आया कि मेरे एक दोस्त दिल्ली में हुकूमत कश्मीर के आला अफसर हैं, चलकर उनकी मदद ली जाए। दौड़ा दौड़ा पहुंचा, सारा हाल बयान किया। उन्होंने कहा, कोई मसला नहीं, हर हवाई जहाज़ में हुकूमत कश्मीर की कुछ सीटें मखसूस होती हैं, हम एक पर्चा तुम्हें दिए देते हैं, वो ले जाओ, उसे दिखाओ, टिकट मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ 35 मिनट बचे हैं, अगर 35 मिनट के अंदर नहीं पहुंचे तो वो कल का नहीं परसों का टिकट देंगे। मैंने उनसे वो पर्चा लिया, दौड़ा, स्कूटर वाला रिक्शा पकड़ा, उसे दौड़ाया, हाँफता हुआ इंडियन एयरलाइंस के दफ्तर पहुंचा। वहाँ एक मुल्तनी छाई हुई थी। पता चला कि उनके सारे कंप्यूटर बंद पड़े हैं, कोई बुकिंग नहीं हो सकती। मैनेजर से कहा, देखिए साहब, मैं 35 मिनट के अंदर आ गया हूँ, कसूर मेरे स्कूटर का नहीं आपके कंप्यूटर का है। ये दोबारा काम शुरू कर दें तो मुझे टिकट ज़रूर दिलवाइएगा। वो भले मानस थे, वादा कर लिया, वरना अपनी तरफ के लोग किसी को परेशान देखें तो जमानतें नहीं दिया करते। कुछ देर बाद कंप्यूटर खुले और साथ ही मेरे नसीब भी। अगली सुबह मैं दिल्ली से उड़ा। पथरीले मैदानों और खुश्क पहाड़ों के ऊपर उड़ते उड़ते अचानक मंजर बदला और यूं लगा जैसे ज़मीन पर सब्ज और धानी कालीन बिछे हों। यही वादी श्रीनगर थी। श्रीनगर के हवाई अड्डे पर उतरा और ऐलान कर दिया कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। बस इतना बताना काफ़ी था। सयाहत और एयरपोर्ट के सारे अफसर और मुलाजिम यकलख्त अजीज़ और अहबाब बन गए। सब ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, आस्तीनें चढ़ाईं और मुझे लद्दाख जाने वाले हवाई जहाज़ पर चढ़ा दिया। तो यूं मैं लेह पहुंचा। वापसी का किस्सा बाद में सुनाऊंगा। पहले मेरे साथ आइए, इस छोटे से शहर खलसी में चलते हैं और यहाँ के बाशिंदों से मिलते हैं, बातें करते हैं और देखते हैं ये बस्ती कैसी है, यहाँ के लोग कैसे हैं, इनके दुख कैसे हैं और इनके सुख कैसे हैं। दरियाए सिंध नीचे गहराई में बह रहा है, मगर ऊपर फलों के बाग लगे हैं जिनमें एक शख्स ज़मीन खोद रहा है। उसके हाथ मिट्टी से लथपथ हैं, मगर पेशानी साफ और रोशन है। क्यों साहब, आपका क्या नाम है? जनाब, मेरा नाम टाशिद उर्जे जनाब। और आप कहाँ के बाशिंदे हैं पुराने? मैं जनाब यहीं खलसी का बाशिंदा हूँ जनाब। मैं खलसी का एक ज़मींदार हूँ जनाब। आप खेती बाड़ी करते हैं? जी हाँ, मेरे पास कुछ खेतियाँ भी हैं जनाब। ये तो आप बिल्कुल दरिया के किनारे हैं। जनाब, मैं समझ लीजिए दरिया से थोड़ा ही फासले पर है जनाब, साथ ही है जनाब। क्या उगाते हैं आप यहाँ? हमारे यहाँ गेहूँ, जौ और मटर और तुम्बा वगैरह भी होते हैं जनाब। मतलब 3-4 फसलें होती हैं जनाब यहाँ पर। अच्छा जनाब, और फल होते हैं? फल यहाँ की असली मशहूर फल जनाब वो खुरमानी और सेव और ये अखरोट और कुछ और ऐसी चांद और पेड़े हैं जनाब, जो बहुत यहाँ के आम मतलब ये मेवे हैं जनाब। अच्छा, मैं लेह से यहाँ तक आया हूँ। खलसी सबसे बड़ा टाउन मुझे मिला है, यहाँ ज़्यादा आबादी है, ज़्यादा रौनक है, ज़्यादा दुकानें हैं। क्यों?
जनाब ये मतलब दरअसल में ऐसी है जनाब, ये लेह और कारगिल के सेंटर में है जनाब। तो अगर कारगिल से भी कोई मुसाफिर कोई पैसेंजर आते हैं तो वो उसका हार्ट खलसी में होता है जनाब, क्योंकि वो उसका सुबह जब चलते हैं वहाँ से या बास या टाकियाँ कोई भी चलती हैं तो वहाँ खाने के इन मौका पर यहाँ खलसी पहुँच जाते हैं जनाब। और लेह से भी जो कुछ चांद वहाँ से गाड़ियाँ आती हैं जनाब, उन यानी बासें हो या टाके हो या और कोई पैसेंजर भी हो तो खाने के टाइम पर यहीं इसी जगह पर पहुँचते हैं जनाब। ये बताइए कि जो टूरिस्ट और मुसाफिर यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ रुकते हैं, यहाँ खाना खाते हैं, ख़रीदारी भी करते हैं, दुकानें भी हैं, उससे यहाँ के लोगों की आमदनी है, पैसा मिलता है ना? जनाब यहाँ पर मतलब इनके चलने से एक तो ज़्यादातर तो होटलों में बिजनेस होते हैं जनाब, और इसके बाद बाकी दुकानों पर भी काफ़ी बिजनेस होता है। और यहाँ के मेवे सेव खुरमानी जो दुकानों में भेजने के लिए लाते हैं जनाब, इनका भी ज़्यादातर यहाँ किसानों का बहुत फ़ायदामंद है जनाब। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा गरीब नहीं हैं, उनके पास ठीक ठाक पैसा है जनाब। यहाँ अब तो पहले से थोड़ा बहुत कुछ फर्क हो चुके हैं जनाब, वरना वैसे तो पहले तो काफ़ी बहुत ही गरीब था, और अभी तो इस लिहाज से अभी तो बहुत काफ़ी मतलब इन तरक्की आई हुई है जनाब। कुछ पहले तो बहुत गरीब था जनाब। अच्छा, स्कूल अस्पताल? अभी तो हर एक चीज़ है जनाब, यहाँ पर हाई स्कूल भी है और अस्पताल भी, यहाँ काफ़ी अस्पताल में भी काफ़ी तरक्की है जनाब। और इसी तरह हर एक डिपार्टमेंट में हर एक मतलब गवर्नमेंट की तरफ से हर एक चीज़ के लिए बहुत हमें इमदाद मिलते हैं जनाब। ये बताइए कि सर्दियों में जब यहाँ से आना जाना बंद हो जाता है तो फिर यहाँ लोगों की ज़िंदगी उस वक्त कैसी गुजरती है? अब बात तो यही है जनाब, यहाँ जब सर्दी शुरू हो जाते हैं फिर तो उससे पहले सर्दी शुरू होने से पहले ही हर एक चीज़ हम लोग जमा करके रखते हैं जनाब। मतलब गर्मियों में कुछ गेहूँ जो और ये मटर और जो हमारे अनाज वगैरह जो बोते हैं वो उगते हैं, वो सर्दियों के लिए काफ़ी हो जाते हैं जनाब। आप जो फसलें उगाते हैं इसे बेचते हैं या ख़ुद खाते हैं? ये तो बेचने के लिए हमें इतना वो नहीं होते हैं जनाब, मतलब तकरीबन अपना गुजारा के लिए काफ़ी हो जाते हैं जनाब। बेचने के लिए तो इससे कुछ हमें वो इतना नहीं उगते हैं जनाब। जी शुक्रिया आपका जनाब, शुक्रिया जनाब। कैसे अदब से शुक्रिया कहा खलसी के इस किसान ने। जी खुश हुआ और ख़्याल आया कि बहुत ऊपर दरिया सिंध के किनारे 5-6 मकानों के गांव उपशी में किसानों से मैंने बात की थी। ऐसे ही अदब से वो भी गुफ्तगू कर रहे थे, मगर अपनी बात समझाने में उन्हें कितनी मुश्किल हो रही थी। इसके बरक्स यहाँ हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं लोगों के इल्म और क़ुव्वत इज़हार में इजाफा देख रहे हैं। मैंने लद्दाख के क़याम में किसी मकामी खातून से बात करने की बहुत कोशिश की थी, मगर कामयाबी नहीं हुई। अलबत्ता खलसी आकर यूं हुआ कि तस्वीरें कायनात में रंग भरे। मेरे साथ ही मुझे घराने में ले गए। ऊपर की मंजिलों में घर थे, नीचे तमाम दुकानें थीं, चाय खाने, रेस्तरां और होटल थे। ये सब लेह श्रीनगर रोड पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए था। हम ऊपर एक घराने में गए। घर वालों ने तपाक से खैर मकदम किया और मुझे ड्राइंग रूम में बिठाना चाहा। मैंने बावर्ची खाने में बैठने पर इसरार किया तो वो झट राज़ी हो गए। बावर्ची खाने में बैठना और वहीं बैठकर खाना खाना वहाँ का मामूल था। घर में बहुत सी ख़वातीन थीं। एक लड़की खुश शक्ल, खुश लिबास, खुश सलीका नज़र आई। मुझे यकीन हुआ कि बिलाखिर वो खातून मिल गईं जो मुझसे लद्दाख और लद्दाखी ख़वातीन के बारे में बातें कर सकेंगी। वो 10वीं जमात की तालबा थी, ज़हीन और तमीज़दार। मैंने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? जी मेरा नाम कुंसस डोलमा। और स्कूल जाती हो क्या? जी अभी मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दे के बैठी हूँ। अच्छा जी। इस गांव में लड़कियों की मैट्रिक का इंतज़ाम है, काफ़ी लड़कियां पढ़ती हैं? जी हाँ, यहाँ हाई स्कूल तक है। वैसे जब एग्ज़ाम देते हैं तो वो लोग ले चले जाते हैं। जी अच्छा जी, ले हाई स्कूल। कितनी लड़कियां तुम्हारी क्लास में, तुम्हारे स्कूल में कितनी लड़कियां होंगी जो तालीम पा रही हैं? यहाँ पे बहुत कम बच्चे जाते हैं जी। वैसे जी सिर्फ यहाँ पे हाई स्कूल में पहली से लेकर मैट्रिक तक 95 लड़के और लड़कियाँ। जी अच्छा, बस लड़के ज़्यादा होंगे लड़कियां कम होंगी? जी हाँ, यही। अच्छा, क्या करती हैं यहाँ की ज़्यादातर लड़कियां, किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं? यहाँ की लड़कियाँ आप देखें ना, कोई जब पढ़ने वाले हैं तो वो तो आगे पढ़ लेते हैं जी। यहाँ अब ऐसा है जी, जब मैट्रिक पास करते हैं तो नौकरी मिल जाते हैं, कोई अच्छे पोस्ट या टीचर यानी कोई क्लर्क के पोस्ट मिल जाते हैं जी। जब कोई अंडर मैट्रिक हो, जब 9th पास करके बैठते हैं उन लोग का तो शादी कर लेते हैं जी। कितने उम्र में, आमतौर पर कितनी उम्र की लड़कियों की शादियाँ हो जाती हैं? कम सिनी में या बड़ी उम्र की लड़कियाँ? 18 से लेके 22 तक। अच्छा जी
لڑکیوں کی شادیاں کون کرتا ہے؟ ماں باپ کرتے ہیں یا لڑکی خود ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں؟ پہلے تو ماں باپ کرواتے تھے، ابھی ایسا زمانہ ہے جب لڑکا لڑکی خود ایک دوسرے سے وہ کر لیتے ہیں. جی. اچھا، اس میں ایسی تو کوئی بات نہیں کہ بدھسٹ اور غیر بدھسٹ کی شادیاں ہو جاتی ہیں؟ کیا یہ مسلمان کے ساتھ یا مسلمان یا ہندو یا کرسچن ہو جاتی ہیں؟ نہیں جی، یہ نہیں ہو سکتا ہے. نہیں جی. اچھا، یہ جو تمہاری رسوئی ہے یہ کیا کیا ہے مجھے بتاؤ، اس میں یہ بیچ میں کیا لگا ہوا ہے؟ بیچ میں چولہا ہے جی. اچھا. جس پہ کھانا پکایا جاتا ہے، لکڑی. اس کے اوپر پتیلیاں رکھ دی جاتی ہیں؟ جی ہاں، پتیلی. اور ایک چمنی اوپر جا رہی ہے دھواں اوپر جانے کے لیے. اچھا. پھر یہ برتن، یہ تو بہت سارے برتن ہیں، کیا بہت سارے لوگ کھانا کھاتے ہیں؟ نہیں جی، سجاوٹ کے لیے رکھتے ہیں، جب کوئی لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے تب ان کو دیتے ہیں جی. اچھا. اور یہ سب چمکا کر اور کلئی کر کے یہاں سجا دی جاتی ہیں الماریوں میں. جی. پتیلیاں بھی بہت ساری ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم بہت سا کھانا پکاتی ہو. نہیں جی. اچھا. ایسے ہی رکھتے ہیں، یہاں کا رواج ہی ایسے ہی ہے. اچھا. تمہیں خود کھانا پکانا آتا ہے؟ تمہیں تربیت ملی ہے کھانا پکانے کی؟ جی ہاں، تھوڑا بہت. کیا کیا چیزیں پکا لیتی ہو تم اچھی تو کیا جی، وہی چاول دال سبزی میٹ انڈا. اچھا. جی. اچھا. روٹی. اچھا. صبح کیسے شروع ہوتی ہے؟ صبح ناشتے میں تم لوگ کیا کھاتے ہو؟ ناشتے میں اب یہاں تو ستو کھاتے ہیں جی، ویسے آپ نے دیکھا ہی ہوں گے، ستو نہیں تو چپاتی. اچھا. جی. اچھا. دوپہر کے کھانے میں عام طور سے کیا کھایا جاتا ہے؟ ایک ٹائم ہمارا ضرور چاول بنانا پڑتا ہے جی. اچھا. جی. جب دوپہر کو چاول بنائے تو شام کو اور لداخی کھانا ہوتا ہے، جیسے جیسے پاپا. جی. اچھا. چپاتی بھی ہوتی ہے یا چاول ہی کھایا جاتا ہے؟ چپاتی بھی ہوتے ہیں جی. اچھا. تم کتنے بھائی بہن ہو؟ جی ہم 6 بہن 1 بھائی. اچھا. جی. اور تمہاری پرورش کون کرتا ہے؟ بہن کرتی ہے، بڑی بہن. تمہارے ماں اور باپ جو ہیں وہ گزر گئے؟ جی بچپن میں گزر گئے وہ لوگ. تو اب سارا خرچ، ساری ذمہ داری کون اٹھاتا ہے؟ جیجا جی اور بڑی بہن. بڑی بہن. جی. اچھا. تو ان کے کاروبار میں تم لوگ ہاتھ بٹاتے ہو؟ جی ہاں. جی. اب تمہارے 6 بہنوں میں سے کچھ کی شادیاں ہوئی ہیں؟ جی سبوں کی شادی ہوئی ہے. اچھا. ان کے بچے بھی ہیں؟ جی ہاں، کسی کے 2 کسی کے 4 کسی کے 1 ہے. عام طور پر اب آج کل، پرانے زمانے میں تو ہر جگہ کی طرح یہاں بھی بہت بہت بچے ہوتے ہوں گے. آج کل ایک فیملی میں عام طور سے ایوریج کتنے بچے ہوتے ہیں؟ یہاں پہ 2 3 سے زیادہ نہیں. اچھا. جی. کوشش کرتے ہیں کہ 3 سے زیادہ نہ ہوں؟ جی. کیونکہ سرکار کہتی ہے اس لیے، یا یہ کہ لوگ خود ہی محسوس کرتے ہیں کہ زیادہ بچے خود محسوس بھی کرتے ہیں اور سرکار بھی کہتے ہیں. تو تم نے کیا سوچا ہے آگے چل کے؟ تم تمام عمر یوں ہی گھر میں کام کرتی رہو گی یا کچھ کرو گی؟ دیکھیں گے جی. ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا؟ نہیں جی. ویسے کچھ دل چاہتا ہے کہ کچھ کرو؟ جی ہاں. کیا نوکری کرنے کے؟ کس طرح کی نوکری؟ مطلب جو بھی ملے جی. اچھا. جی. یہاں تمہارا خیال ہے اسکول میں ملازمت مل سکتی ہے؟ جی ہاں، یہاں پہ ملتے ہیں جی. اچھا. اچھا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. اگلی دفعہ جب میں آؤں گا تو مجھے امید ہے تم ٹیچر ہوگی. تھینک یو جی. تھینک یو. نیچے باغ میں کام کرنے والے کسان نے شکریہ کہا تھا، اوپر 10ویں جماعت کی طالبہ نے تھینک یو کہا. باورچی خانے میں میرے لیے مکھن کی نمکین چائے بننے لگی، سوکھی ہوئی خوبانیاں پیش کی گئیں اور لڑکیوں نے لداخی لباس پہن کر تصویریں اتروائیں. کونے میں ایک تختی رکھی تھی جس پر کسی بچے نے خوش خط اردو لکھی تھی. کنسس دولما نے چلتے وقت دوبارہ شکریہ ادا کیا اور آخری سوال کیا، یہ جو میری باتیں تم نے ریکارڈ کی ہیں انہیں ریڈیو پر کب چھوڑو گے؟ قوت اظہار کے اس انداز پر میں جھوم اٹھا. لداخ سے واپسی کا مرحلہ آ گیا. 2 دن بادل چھائے رہے، 2 دن ہوائی جہاز نہیں اتر سکا. غیر ملکی سیاح ہوٹل میں بیٹھ کر ہوائی جہاز کا انتظار کرتے کرتے اکتا چکے تھے. کہتے تھے عجب قید کا احساس ہو رہا ہے. میں ہوٹل کی کھڑکی سے آسمان کو دیکھ رہا تھا، سوچتا تھا کہ کب بادل چھٹیں گے اور کب مجھے واپس لے جانے والا ہوائی جہاز اتر سکے گا. اسی حالت میں اپنے کوٹ کی جیب ٹٹولی تو اس میں سے دعائے نور کی کتاب نکلی. میں پڑھنے لگا. عربی عبارت کی بجائے اردو ترجمہ پڑھ رہا تھا تاکہ مجھے علم ہو کہ خدا سے کیا مانگ رہا ہوں، علم ہو تاکہ میری بات میں تاثیر ہو. دعائے نور میں ایک مقام پر ایک جملہ آیا، اے اللہ، وہ جو مسافر اپنے گھروں سے دور ہیں انہیں بحفاظت ان کے گھروں کو پہنچا. میں پڑھتے پڑھتے رک گیا. اس ایک جملے کو کئی بار پڑھا. ذرا دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی. ہوٹل کے مینیجر صاحب تھے
اور صدا لگا رہے تھے، آبدی صاحب بادل چھٹ گئے ہیں، ہوائی جہاز اترنے والا ہے، جلدی ایئرپورٹ چلیے۔ میں چلتا گیا یہاں تک کہ گھر آ گیا۔